हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिसने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रास बिहारी बोस के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर एवं आजाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और ताउम्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते रहे। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायस राय लॉर्ड चार्ल्स की हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। जी हाँ दोस्तों, और गदर की योजना बनाई जिसके तहत आपको बताता चलूं जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। हालांकि देश को आजाद कराने के लिए किए गए उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, पर देश की आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं जन्म और स्थान। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रास बिहारी बोस का जन्म 26 मई 1886 को बंगाल के धर्म बर्धमान जिले के सुबालदह नामक गांव में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनके पिताजी बर्धमान के ही रहने वाले थे जो बंगाल में पड़ता है। और आपको बताता चलूं, जी हाँ दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदन नगर में हुई जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस कार्यरत थे। जब बालक रास बिहारी मात्र 3 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मामी ने किया था। आगे की शिक्षा उन्होंने चंदन नगर के डुप्लेक्स कॉलेज से ग्रहण की। चंदन नगर उन दिनों फ्रांसीसी कब्जे में था। अपने शिक्षक चारूचांद से उन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली। उन्होंने बाद में चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी से की। रास बिहारी बाल्यकाल से ही देश की आजादी के बारे में सोचते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। आपको बताता चलूं, रास बिहारी ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में कार्य किया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ क्रांतिकारी जीवन तो आपको बताता चलूं, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय रास बिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों से पहली बार जुड़े। इस दौरान उन्होंने अरविंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा को उजागर करने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे उनका परिचय बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे जतिन मुखर्जी और अगुवाई वाले युगांतर क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी और अरविंदो घोष के राजनीतिक शिष्य रहे जतिनेंद्रनाथ बनर्जी और उर्फ निरालंब स्वामी से हुआ। निरालंब स्वामी के संपर्क में आने पर उनका परिचय संयुक्त प्रांत और पंजाब के प्रमुख आर्य समाजी क्रांतिकारियों से हुआ। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के बाद जब भारत के वायस राय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी, तब हार्डिंग पर बम फेंका गया, परंतु वो बाल बाल बच गए। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया। बम फेंकने की इस योजना में रास बिहारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बसंत तो पकड़े गए, पर बोस ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए और अगले दिन कार्यालय में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अंग्रेजी प्रशासन को उन पर कोई शक ना हो, इसलिए उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलाई और वायस राय हार्डिंग पर हुए हमले की निंदा भी की। सन 1913 में बंगाल बाढ़ राहत कार्य के दौरान उनकी मुलाकात जतिन मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उनमें नया जोश भर दिया। जिसके बाद रास बिहारी बोस दुगने उत्साह के साथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में जुट गए। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई और फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके क्रांतिकारी कार्यों का एक प्रमुख केंद्र वाराणसी रहा, जहां से उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं जापान निर्वासन।
तो दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युवांतर के कई नेताओं ने सशस्त्र क्रांतिकारी की योजना बनाई, जिसमें रासबिहारी बोस की प्रमुख भूमिका थी। इन क्रांतिकारियों ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण अधिकतर सैनिक देश से बाहर गए हुए हैं, अतः शेष बचे सैनिकों को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि सन 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का यह पहला व्यापक और विशाल क्रांतिकारी प्रयत्न था। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस रासबिहारी बोस के पीछे लग गई, जिसके कारण वो भागकर जून 1915 में राजा पीएन टैगोर के छद्म नाम से जापान पहुंचे और वहां रहकर भारत की आजादी के लिए काम करने लगे। जी हाँ दोस्तों, जापान में उन्होंने अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य किया। वहां पर उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली और इस भाषा में कुल 16 पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषा में किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं, सन 1916 में रासबिहारी बोस ने प्रसिद्ध पैन एशियाई समर्थक सोमा आइजो और सोमा कोत्सुको की पुत्री से विवाह कर लिया और सन 1923 में जापानी नागरिक ग्रहण कर ली। रासबिहारी बोस ने जापानी अधिकारियों को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवादियों के पक्ष में खड़ा करने और भारत की आजादी की लड़ाई में उनका सक्रिय समर्थन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं, इनकी मृत्यु तो दोस्तों भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने के सपना लिए भारत का माता का यह वीर सपूत 21 जनवरी 1945 को परलोक सिधार गया। जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया। तो दोस्तों ये थे इनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी स्टोरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।